हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नॉवल लेके आई हूँ। इसका नाम जो है वो आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। और किस तरह का नॉवल है मुझे भी नहीं मालूम, और आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है। और अगर आप लोगों ने कोई नावल पढ़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वो नावल फराहम करने की। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। और आप आगे से अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूँ, एक छोटा सा नॉवल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और जो लोग शॉर्ट नावल पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए है ये। तो अब हम इसे बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो देखो, वो इसके पीछे है, वो इसे मार देगा, वो बहुत खौफनाक है। अरे अरे, ये लड़की क्यों इसकी तरफ जा रही है, ये तो गई काम से, वो रही मार ही देगी। देखो मुझे डर लग रहा है, इसे बंद करो। ज़री ने तकिए में ही कहा, जो मुंह तकिए में छुपाए हुए थी। इसकी आवाज़ भी कांप रही थी। ज़ोया और आयशा कोई पिछले 1 घंटे से इस किस्म के जुमले 1000 बार सुन चुकी थी। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तकिए में मुंह छुपाई ज़री को। दोनों को एक शरारत सूझी थी। जब सीन में भूत दोनों लड़का और लड़की पर चिपटने वाला था, तभी ज़ोया ने संजीदगी से ज़री से कहा, ज़री वो देखो, दोनों भाग रहे हैं, बच भी गए हैं। ज़री ने जैसे टीवी स्क्रीन की तरफ देखा तो खौफ से इसकी चीखें निकल गई थी, जो पूरे घर में गूंज रही थी। और वह बाकायदा रोने लगी थी। ज़ोया और आयशा अच्छे से जानती थी कि ज़री बहुत डरती है इससे, कि रोने से दोनों के हाथ पांव फूल चुके थे। वो दोनों इसे चुप करवाती, इतने में सारा बेगम और अमीना बेगम वहाँ आ गई थी। क्या हुआ, ज़री चीख क्यों रही है और ये रो क्यों रही है? सारा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जवाब में वो भागकर सारा बेगम के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा? सारा बेगम ने ज़री के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा था। जब ज़री कुछ भी ना बोली तो सारा और अमीना बेगम ने ज़ोया और आयशा की तरफ देखा तो वो दोनों ने ही सर नीचे झुका लिया। मामा, वो मुझे ले जाएंगे, प्लीज़, मुझे नहीं करनी चाहती। सारा बेगम के गले लगी रोते हुए खौफज़दा लहजे में बोली थी। तो सारा और मीना बेगम सारा मामला समझ गई थी कि फिर से इसे डराया गया है या खुद से डर गई है। इसलिए मीना बेगम ने ज़री के पास आकर पूछा, जो अभी तक सारा बेगम के गले लगी हुई थी, कौन कौन ले जाएगा? क्या हुआ है मेरी जान को? मीना बेगम के पूछने पर ज़रीश सारा बेगम से अलग होते हुए बोली, वो मुस्तफ़ा। ज़रीश इतना कहकर फिर से रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम डरो नहीं, चलो बताओ, इन दोनों ने कोई शरारत की है ना? मुझे पहले ही पता था ये दोनों मेरी बेटी को तंग करेंगी। सारा और अमीना बेगम ने ज़रिश को प्यार से चुप करवाते हुए कहा करवाया। और ज़ोया आयशा की तरफ देखा कि पूछ रही हूँ कि तुम दोनों ने फिर से कौन सी शरारत की है? कुछ नहीं मम्मा, हम तो हॉरर फिल्म देख रहे थे। ज़रिश भूत को देखकर डर गई थी। हाँ जी बेटा जी, मैं जानती हूँ कैसे डरी। तुम दोनों ना सुधरना कभी। जब इतनी खौफनाक फ़िल्म देखने की हिम्मत नहीं है तो फिर देखती क्यों हो तुम लोग? चीख-चीख कर पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। इतना ही छोटा दिल है तुम सबका, तो क्या ज़रूरत है ऐसी फ़िल्म देखने की? सारा बेगम और मीना बेगम ने इनको डाँटा तो ज़रिश भी अब चुप करके डांट सुन रही थी। हर वक्त तुम तीनों कुछ ना कुछ करती रहती हो। मजाल है चुप करके सुकून से बैठ जाओ। हर वक्त एक दूसरे को तंग करना है और बाद में फिर रोने लग जाना है। अमीना बेगम इन तीनों पर गुस्सा करते निकल गई थी। इनके जाने के बाद वो तीनों बेड पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ज़ोया, आयशा और ज़रिश तीनों ही कॉलेज ग्राउंड में बैठी थी जब इनकी क्लास फेलो ज़रिश और मलाइका आकर इनके पास बैठ गई और फिर न जाने कहाँ के इधर-उधर के किस्से सुना रही थी। कि पहले तो कुछ देर ज़रिश और ज़ोया आयशा सुनती रही, फिर इन तीनों का ध्यान ज़रिश की बातों पर कम और बेजार से एक दूसरे की शक्ल देखने लग गई थी। जैसे तैसे करके उन्होंने बमुश्किल 1 घंटे तक इसकी बातें सुनी, वरना ज़रिश का दिल कर रहा था कि कोई चीज़ मिले और उठा के ज़रिश के सर पर दे मारे। जो पता नहीं क्या खाकर आई थी कि बोली जा रही थी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटे बाद जब वो उठ गई तो ज़रिश ने आयशा के कंधे पर सर रखते हुए कहा, या रूफ़, क्या मुसीबत थी? आज कैसे आकर बैठ गई है हमारे पास? चलो, अभी गई है फिर उठने का नाम नहीं ले रही थी। छोड़ो, अब गई ना, चलो उठ कर चल कर कुछ खाते हैं, मेरा तो सर घूमने लग गया। इसकी बातें सुनकर ज़ोया ने भी कहा तो आयशा और ज़रिश भी हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से उठ गई थी। ज़रिश, उठ जाओ बेटा, देखो कितना टाइम हो गया है। सारा बेगम ने कमरे में आए तो देखा वो गहरी नींद में थी। सारा बेगम इसके सराहने बैठकर बालों में हाथ फेरने लगी थी। ज़रिश ने आंखें खोल कर इनकी गोद में सर रख के फिर से आंखें बंद कर ली थी। आज मेरी बेटी इतनी देर तक सोती रही, आपके बाबा भी आपका पूछ रहे थे, ऑफिस से चले गए। सारा बेगम ने बताया, मामा रात देर तक जागते रहे, ज़ोया और आयशा से बात कर रही थी मैं। ज़रिश ने आंखें बंद करते ही जवाब दिया, और बाबा हमें जगा देते, मिल के भी नहीं गए हमसे। ज़रिश बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। सारा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ जी मामा, बोलें। बेटा, 2 दिन पहले क्या हुआ था? क्या आप इतना डर गई थी कि सारा बेगम
نے 2 दिन पहले के वाक़ये का ज़िक्र किया था। ज़रिश इनकी बात सुनकर बैठ गई। मम्मा हम फ़िल्म देख रहे थे तो इसमें भूत जैसे लड़के-लड़की को पकड़ने लगा तो मैं डर गई। फिर ज़ोया और आयशा ने हमें जानबूझकर डराया था। मुझे लगा कि मुस्तफ़ा भी हमें ऐसे ही ले जाएँगे, वो हमें आपसे और बाबा से दूर कर देंगे। मम्मा ज़रिश अभी भी डर रही थी और डरते-डरते सारी बात बता दी। मेरी जान, ऐसे कोई भी आपको हमसे अलग नहीं कर सकता, और रही बात मुस्तफ़ा की, तो बेटा आप इसकी बचपन की माँग हो, फिर आप क्यों इससे इतना डरती हो? सारा बेगम ने प्यार से इसको समझाते हुए कहा। मम्मा मुझे नहीं करनी इससे शादी, प्लीज़ आप और बाबा मना कर देना। ज़रिश ने रोआन से लहजे में कहा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सारा बेगम ने प्यार से बात डालते हुए कहा और फ़ौरन कमरे से चली गई कि किसी और वक्त में ज़रिश को समझाएंगी। किसी को भी नहीं पता था कि ज़रिश मुस्तफ़ा से इतना क्यों डरती है। सारा बेगम के जाने के बाद ज़रिश काफ़ी देर ऐसे ही बैठी मामा की बातें सोचने लगी थी और फिर सर झटक फ्रेश होने चली गई। साउद ज़ैदी जहाँ आरा बेगम और आफ़ाक ज़ैदी के इकलौते बेटे थे। इनकी पैदाइश के चंद साल बाद ही जहाँ आरा इस दुनिया से कूच कर गई थी। आफ़ाक ज़ैदी जहाँ आरा बेगम के जाने के बाद बिल्कुल ही टूट गए थे। कुछ वक्त गुजरा तो आफ़ाक साहब कुछ संभल गए थे। अपने बेटे साउद ज़ैदी के लिए जहाँ आरा बेगम के जाने के कुछ साल बाद आफ़ाक साहब ने साउद ज़ैदी के लिए दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी इनकी बेगम ने साउद ज़ैदी को अपना ही बेटा समझा था। मुसर्रत बेगम बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। मुसर्रत बेगम की पहली शादी हुई पर इनके पहले शौहर का शादी के एक साल बाद इंतकाल हो गया। मुसर्रत बेगम से इनका एक बेटा और बेटा था ज़ीशान। उसका काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। कुछ वक्त गुजरा तो साउद और ज़ीशान की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और वो दोनों ही आफ़ाक साहब के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रहे थे। आफ़ाक और मुसर्रत बेगम को इनकी शादी की फ़िक्र होने लगी और उन्होंने अपने कुछ जानने वालों को भी कह दिया था। फिर जल्द ही इनकी तलाश भी ख़त्म होगी। सारा बेगम साउद की बेगम थी और अमीना बेगम ज़ीशान की। शादी के बाद उन्होंने अपने सास ससुर को माँ बाप ही समझा था। तो इधर ही आफ़ाक साहब और मुसर्रत बेगम ने भी इनको अपनी बेटियां ही समझा था। शादी के 2 साल बाद आफ़ाक साहब और मुसर्रत बेगम का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आफ़ाक साहब अपनी ज़िंदगी में ही साउद और ज़ीशान को इनका हिस्सा देकर इनका बिजनेस अलग कर दिया था। सारा और साउद के यहाँ शादी के 4 साल बाद ज़रिश पैदा हुई थी। ज़रिश इनकी ज़िंदगी में क्या आई, गोया चमन में बाहर आई हो। गोल मटोल सुर्ख सफ़ेद गुड़िया ऐसी ज़रिश साउद और सारा बेगम की जान थी। ज़रिश बहुत ही शरारती होने के साथ साथ बहुत ही कमज़ोर दिल की थी। बादल अंधेरे से डरती थी। अमीना बेगम और ज़ीशान के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अली जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। फिर ज़ोया और फिर आयशा, दोनों में बस 10 माह का ही फ़र्क था। ज़रिश, ज़ोया और आयशा तीनों की बनती भी बहुत थी और लड़ती भी बहुत थी। प्यार भी इनका आपस में बहुत था। एक दूसरे के बगैर इनका गुजारा भी नहीं था। तीनों की अब बीएससी कर रही थी और तीनों ही हम उम्र थी। ज़रिश ने अब 20 साल की होना था। वो कॉलेज से वापस आ रही थी कि गाड़ी ख़राब होगी। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रोक दी? ज़रिश ने ड्राइवर अंकल से पूछा। पता नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। ड्राइवर अंकल ने उतर कर चेक किया और फिर ज़रिश के पास आया था जहाँ वो बैठी हुई थी। बेटा गाड़ी लगता है ख़राब हो गई है, फिर अब क्या होगा? ज़रिश थोड़ा परेशान हो गई थी। बेटा मैं कॉल करता हूँ दूसरी गाड़ी के लिए। उन्होंने ज़रिश को तसल्ली दी। वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी। कुछ देर गुजरी कि मुस्तफ़ा की गाड़ी भी वहीं आकर गुजरी थी। इसने साउद ज़ैदी की गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी को रोक दिया और ड्राइवर को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़े हो? खादम बाबा साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है तो ज़रिश बीवी को कॉलेज से लेने गया था। खादम बाबा के कहने पर इसने दूसरी गाड़ी की पिछली सीट पर देखा जहाँ ज़रिश बैठी हुई थी। आप ऐसा करें इनको इधर भेज दें, मैं इनको घर छोड़ देता हूँ। ज़रिश ने खादम बाबा से कहा तो इस बात में सर हिलाकर ज़रिश को कहने चला गया, बेटा नीचे आएँ आप। खादम बाबा के कहने पर वो गाड़ी से नीचे उतर गई थी। शायद दूसरी गाड़ी आ गई, उसने अभी मुस्तफ़ा को नहीं देखा था, नहीं तो गाड़ी से उतरते ही ना। ज़रिश बेटा मुस्तफ़ा साहब मिले हैं, आप इनके साथ चले जाएँ, मैं गाड़ी ठीक करवा के आता हूँ घर। मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी। बेटा समझने की कोशिश करें, यहाँ अभी वक्त यहाँ कोई भी गाड़ी या टैक्सी नहीं मिलेगी और घर से गाड़ी आने में भी टाइम लगेगा। खातम बाबा इस अभी बात ही कर रहे थे कि मुस्तफ़ा खुद गाड़ी से उतर कर आ गया था। चलो, मुस्तफ़ा ने ज़रिश से कहा तो ज़रिश मुस्तफ़ा को देखकर पहले ही डर गई थी। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो खड़ी रही, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा, चलो। अब चलो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो फिर अड़ी रही थी अपनी बात पर। ज़रिश मुस्तफ़ा के सख्ती से कहने पर वो डर गई थी। मैंने कहा चलो, इससे पहले कि मैं खुद उठाकर तुम्हें गाड़ी में बिठा दूँ। मुस्तफ़ा के इस तरह टोकने पर ज़रिश इसके संजीदा चेहरे पर नज़रें डालकर बैठ गई थी। ज़रिश
زرش کے بیٹھتے ہی دوسری طرف سے آ کر مصطفیٰ بھی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری ایک بار کی کہی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ مصطفیٰ نے زرش کو دیکھ کر کہا تو زرش نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سید مصطفیٰ کمال شاہ سید کمال شاہ کا بڑا بیٹا سید کمال شاہ بہت بڑے سیاستدان تھے اور شہر کے مشہور بزنس مین تھے کہ باہر کے ملکوں میں بھی ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ کمال شاہ سعود زیدی کے بچپن کے دوست تھے، اسکول کالج ساتھ ہی پڑھے تھے۔ زرش کی پیدائش پر جہاں سعود زیدی بہت خوش تھے، وہیں کمال شاہ بھی بہت خوش تھے اور تب مصطفیٰ کی عمر 8 سال کی تھی۔ زرش کی پہلی سالگرہ پر کمال اور سعود نے سوچا کہ انہیں دوستی رشتے کو رشتہ داری میں بدل لے، اس لیے انہوں نے شادی دونوں کو رشتہ پکا کر دیا۔ دونوں گھروں کے بڑوں کو اس بات کا پتہ تھا، مصطفیٰ کو بھی پتہ تھا۔ 8 سال کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، اسے اس چھوٹی سی گڑیا پر بہت پیار آتا تھا اور بار بار اسے گود میں بٹھا کر پیار بھی کرتا تھا۔ سب اسے پیار کرتا دیکھتے خوش ہوتے تھے۔ وہ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، اس نے مصطفیٰ کی بات کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ پر میرون کلر کی چادر لیے چہرے پر معصومیت لیے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی کہ اچانک ہی پتہ نہیں کیا ہوا، گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی۔ اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا کہ اچانک ہی کہیں سے فائرنگ کی آواز آنے لگی کہ زرش گھبرا گئی تھی، ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی، اس نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی کہ زرش کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرش سنبھلتی ایک گولی آ کر اسے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، اسے لگا کہ اس کی جان زرش کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ وہ بار بار زرش کا چہرہ تبتبا رہا تھا پر زرش کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ مصطفیٰ اسے ہاسپٹل لے آیا تھا اور باقی سب کو بھی فون کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب آ گئے تھے۔ مصطفیٰ بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ میری زرش کیسی ہے؟ سارا بیگم نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ سارا بیگم کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو، سعود زیدی نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے خود کو سنبھال کر انہیں پکڑا تھا۔ کمال شاہ بھی آ گئے تھے، انہوں نے سعود اور سارا بیگم کو تسلی دی اور خود مصطفیٰ کے پاس آئے تھے۔ یہ سب کمال شاہ نے مصطفیٰ سے کہا، بابا صاحب وہ عسکر صاحب کے آدمیوں نے فائرنگ کر دی۔ مصطفیٰ نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ غصے میں آ گئے تھے پر ابھی انہیں اپنی زرش کی اور اپنے دوست کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ کمال پاشا نے پورے شہر کے ڈاکٹروں کو بول دیا تھا کچھ بھی ہو جائے ان کی بہو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سب ڈاکٹر الرٹ تھے کہ اتنے بڑے سیاستدان کمال پاشا کا حکم ہے۔ امینہ بیگم، زویا، عائشہ، ذیشان صاحب بھی آ گئے تھے۔ سارا بیگم امینہ بیگم کو دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھی تو ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ زویا، عائشہ بھی زرش کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شی از فائن، گولی شولڈر پر لگی ہے، ہم نے نکال دی ہے اور کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ زرش بیٹا، روم میں شفٹ ہونے کے بعد سبھی زرش سے ملے تھے۔ سارا بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مما، زرش بھی۔ سارا بیگم کو دیکھ کر اسے وہ پورا واقعہ فلم کی طرح یاد آیا تھا۔ زرش کے ہوش میں آنے کے بعد سب چلے گئے تھے سوائے زویا، عائشہ اور مصطفیٰ کے۔ زرش بھی دوائیوں کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ جب اسے گولی لگی اسے لگا کہ اس کی اپنی بھی جان زرش کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا، ابھی تو میں تمہیں اپنی محبت کا یقین بھی نہیں دلا پایا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ڈر ہوتا ہے، تب دل کرتا ہے تو خود کو ہی مار دوں۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میں اب دوسرا سانس نہیں لے سکوں گا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ تم میرے بچپن کی منگ ہو، میری محبت ہو، تم ہو تو میں ہوں، میرے جینے کی وجہ تم ہو۔ جب تمہیں پہلی بار گود میں لیا تھا تب سے ہی تم مجھے اچھی لگی تھی، پھر تمہاری پہلی سالگرہ پر جب سب بڑوں نے ہماری بات طے کر دی تب میں تمہیں بتا نہیں سکا کتنا میں خوش ہوں۔ ہواؤں میں اڑ رہا تھا میں، تم نے جب پہلی بار ہوش میں اپنی ان ہزل گرین آئیز سے مجھے جب دیکھا تب میرا دل کر رہا تھا کہ تمہاری ان آنکھوں کو چھو کے دیکھوں، کہ تمہیں محسوس کروں، تم صرف میری ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی اور ایک دن آئے گا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پھر تم مجھ سے نفرت کرو یا پیار کرو۔ مصطفیٰ اپنے ہی خیالوں میں سو رہی زرش کے سرانے بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بول رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ سو بھی رہی ہے یا نہیں۔ زرش تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی، اسپتال سے گھر آ کر مکمل آرام کر رہی تھی، مگر مسلسل لیٹتے بھی تنگ آ گئی تھی۔ اصل میں وہ تنگ اس لیے آ گئی تھی کہ زویا اور عائشہ کی بورنگ اونٹ پڑاگ باتیں سن سن کے اس کا بس چلتا تھا دونوں کو کچھ دن کے لیے غائب کر دیتی، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی اور اس ٹائم اسے بہت غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا کہ یا تو وہ دونوں چپ ہو جائیں یا پھر خود غائب ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے زرش، ہمیں لگا تھا کہ تم تو گئی اور سچ میں بہت ہی ڈر گئی تھی۔ زویا نے کہا، چل جھوٹی کہاں روئی ہو تمہیں کیا لگا ہوگا کہ زرش تمہاری ایسی باتیں سن کر وہ اپنا پنک سوٹ تمہیں دے دے گی؟ عائشہ نے زویا کی بات سن کر کہا، اور پھر کیا تھا؟ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی اور وہ بس زرش کو ہنسانا چاہتی تھی اور زرش ان کی لڑائی دیکھ دیکھ کر سن رہی تھی۔ زرش اب مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر ان تینوں نے زویا اور عائشہ کے
पेपर्स शुरू हो चुके थे और अब तीनों ही मस्ती कम और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। आखिर पेपर देकर अब स्टूडेंट ने सुकून का सांस लिया था। वो तीनों अब गाड़ी के आने का वेट कर रही थी। तभी जोया की आवाज़ इनके कान में पड़ी थी, चलो अब तो खुल के मौज मस्ती करेंगे क्योंकि हम अब टेंशन फ्री हो चुके हैं। मैं तो घर जाकर अपनी नींद पूरी करूँगी, जबकि मैं जाकर पेट पूजा करूँगी। आयशा ने भी अपना हिस्सा लिया बोल के, तुम तो खा खा के मर जाना। जोया ने इसे लताड़ा था। तुम्हें क्या है, पेपर्स की वजह से मैं ठीक से इतने दिन से खा भी नहीं सकी और तुम्हें क्या तकलीफ़ है? खाती मैं हूँ, तुम्हारा नहीं खाती, आयशा ने गुस्से से कहा जोया को। और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होगी कि उकताकर ज़रिश ने इन्हें चुप करवाया था। अरे अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों कॉलेज के बाहर खड़े हैं, हम घर पर नहीं हैं। इतना तेज़ तेज़ बोल रही हो तुम दोनों, देखो लोग भी हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। ज़रिश ने दोनों पर अच्छा खासा गुस्सा निकाला। वो दोनों ही चुप करके ड्राइवर का वेट करने लगी कि ड्राइवर की जगह मुस्तफ़ा शाह को देखकर जहाँ ज़रिश हैरान परेशान हुई थी और इस दिन का वाक़या याद आया, वहीं जोया आयशा इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। अरे अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, जोया ने मुस्तफ़ा से कहा जो गाड़ी से उतर कर इनके पास आ रहा था। वो भी जोया की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, बातें बाद में कर लेना, बैठ कर पहले चलो देखो धूप कितनी है। मुस्तफ़ा ने ज़रिक को देखकर फट से कहा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तो जोया ने मुस्तफ़ा की चोटी पकड़ कर कहा, ओह तो मुस्तफ़ा सर नीचे करके हँस दिया, जबकि ज़रिश जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। चलो अब बताओ, कुछ खाना है या घर जाना है? मुस्तफ़ा के कहने पर जोया और आयशा ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। ज़रिश को कोई भी जवाब देने के बजाय विंडो से बाहर देखने लगी थी। मुस्तफ़ा ने इसकी तरफ देखा पर वो चुप रही थी। मुस्तफ़ा ने गाड़ी आइसक्रीम के पार्लर के सामने रोकी थी। अब जल्दी से बताओ कौन सा फ्लेवर खाना है? पिस्ता चॉकलेट? जोया आयशा ने बताया है मैंगो। ज़रिश ने आहिस्ता से कह दिया तो मुस्तफ़ा ने गाड़ी में ही बिठाकर खुद आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद आया तो इसके हाथ में 4 आइसक्रीम कप थे। मुस्तफ़ा ने इन्हें पकड़ाया तो चारों ही चुप करके खाने लगे। साथ ही मुस्तफ़ा जोया और आयशा से भी बातें कर रहा था। थोड़ी-थोड़ी देर बाद ज़रिश को भी देख रहा था, जो खा कम रही थी और सोच में किसी गुम थी। मुस्तफ़ा ने घर ड्रॉप करके खुद चला गया था। घर आकर ज़रिश फ्रेश होकर लेट गई थी, पर नींद आँखों से कोसों दूर थी। इंसान जो हर वक्त रूड रहता था, आज कैसे इतना हँस के बोल रहा था जैसे हम इसके अच्छे फ्रेंड्स हों या हैं। ज़रिश आज मुस्तफ़ा के रवैये के बारे में ही सोच रही थी, जो मुस्तफ़ा से इसलिए डरती थी कि वो बहुत गुस्से वाला है। सामने इसके कोई भी हो छोड़ता नहीं है। कि एक दफ़ा कुछ साल पहले की बात है, ज़रिश मुस्तफ़ा वालों के घर गई थी, सऊद ज़ैदी और सारा बेगम के साथ। वहाँ मुस्तफ़ा अपने किसी बिज़नेस के सिलसिले में किसी से बात कर रहा था, साथ-साथ इस पर अपना गुस्सा भी दिखा रहा था। मुस्तफ़ा ने इस आदमी को घर बुलाया था और फिर इस शख्स की कोई भी बात सुने बगैर इसे बेरहमी से मारा था। ज़रिश लॉन में खुलने वाले दरवाज़े के पास खड़ी थी और उसने सब देख लिया था। जिस तरह मुस्तफ़ा ने इस आदमी की पिटाई की थी कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गया था, छोड़ा नहीं था। और ज़रिश को ये लगा था वो इसे भी मार देगा, क्योंकि मुस्तफ़ा ने इसे देख लिया था। और ज़रिश मुस्तफ़ा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी। और इसके बाद घर आकर ज़रिश को बहुत तेज़ बुखार हुआ था। इस दिन के बाद से ज़रिश मुस्तफ़ा से बहुत डरती थी। यही सोचते कब सोई से पता नहीं चला। घर आकर जब ज़रिश को इतना तेज़ बुखार हुआ, तब सारा बेगम और साहब दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। पर अब तक ज़रिश का बुखार नहीं उतरा था। सारा बेगम और ज़ैदी ने पूछा कि क्या हुआ है, पर इसने कुछ नहीं बताया था इन्हें। ज़रिश के दिल में काफ़ी डर बैठ गया था। फिर सारा और सऊद ज़ैदी के कमरे में इनके साथ ही सोया करती थी। फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो गए, खुद ही सही हो गई थी और अपने रूम में सोने लग गई थी। रातों को वो अभी भी इसे ऐसे ही होता था कि मुस्तफ़ा इसे वहाँ से ले जाएगा और इसे भी मारेगा। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रता गया। ज़रिश भी नॉर्मल होती गई, पर मुस्तफ़ा से इसका सामना बहुत कम होता था। डरती वो अभी भी थी। पेपर्स के बाद वो तीनों ही अब फ्री थे और सारा दिन मौज मस्ती में गुजार देते थे। अभी भी ज़रिश और जोया बैठी टीवी देख रही थी कि आयशा भागते हुए इनके पास है। क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो? और पीछे कौन सी पुलिस लगी है तुम्हारे जो ऐसे आई हो? ये तुम टीवी के आगे क्यों खड़ी हो? चलो पीछे हटो, इतनी अच्छी फ़िल्म आ रही है। जोया और ज़रिश ने इसे गुस्से से डाँटा था, पर इस पर कुछ भी असर ना हुआ। अरे छोड़ो टीवी को और चलो तुम लोग लाइव देख लो लड़ाई। आयशा ने इन्हें कहा तो वो लोग नासमझी से इसे देखने लगे कि क्या बोल रही है। साथ में पड़ोसियों के घर पर इन अंकल आंटी की लड़ाई हो रही है, चलो चल के देखते हैं। आयशा के इतना कहने पर वो दोनों भी भागी थी। कैसे काम वो तीनों मिलकर बहुत करती थी। जब भी आस-पास से किसी की लड़ाई हो रही हो तो वो लोग पहले ही वहाँ पहुँच जाती थी। देखने के टीवी से ज़्यादा लाइव शो देखने में मज़ा आता है कि कैसे-कैसे नई बातें सुनने को मिलती हैं। और फिर बाद में तीनों मिलकर इनकी लड़ाई याद करके खूब हँसती थी।
इस बात पर इन तीनों को घर से बहुत डाँट पड़ी थी, पर ढीठ बनकर सुनती थी और आज भी वो सब सीढ़ियों पर खड़ी थी। ज़रिश बीबी जल्दी करे, बेगम साहिबा ने आ जाना है, आप लोग अब बस करें, इतना तो सुन लिया है। शन्नू की आवाज़ इसके कान में पड़ी थी, ज़ोया बीबी आप ही उतर जाएँ, पर ज़ोया ने भी इसकी गई आवाज़ पर कान न धरे थे। आयशा बीबी, अरे चुप करो शन्नू, तुम कब से बोल रही हो, चुप करके सुनने दो। आयशा ने ही इसे चुप करवाया था, तुम भी चढ़ जाओ ऊपर। आयशा ने इसे मशवरा दिया, पहले तो वो मानी ही ना, फिर थक हार कर मान गई। आखिर इनकी शरारतों में वो भी बराबर की शरीक होती थी। वो लोग पिछले 1 घंटे से इन अंकल आंटी की लड़ाई सुन रहे थे, जो अब एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर नाराज़ हो चुके थे। यहाँ क्या हो रहा है? अमीना बेगम की आवाज़ इन्हें सुनाई दी तो वो इनकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई थी। जल्दी में नीचे उतरते वक्त आखिर में आयशा धप से नीचे ज़मीन पर गिरी थी। इन सब ने नीचे गिरी आयशा की तरफ देखा और सरिश और ज़ोया की ना थमने वाली हँसी शुरू होगी। चुप करो तुम दोनों, ये बताओ यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? को शर्म हया भी है क्या? कितनी बार बोला है कि नहीं किया करो ऐसी हरकतें, पर मजाल है जो तुम लोग सुधर जाओ। मीना बेगम ने उन्हें गुस्से से डांटा, जो मुंह नीचे किए अपनी हंसी रोक रही थी। क्या सोचते होंगे वो लोग भी? तुम शन्नो, बजाय इन्हें रोकने के तुम भी साथ मिलकर देख रही हो। अब उन्होंने काम वाली शन्नो को डांटा था, जो दोनों घरों में सफाई करती थी पर रहती इधर ही थी। शन्नो की अम्मी चल बसी थी और तब से शन्नो इधर ही थी। शन्नो की अम्मी अपनी शन्नो की जिम्मेदारी इन पर ही डाल कर गई थी। शन्नो का अब्बू इसके छोटे होते ही चल बसा था। पहले शन्नो की अम्मी इधर काम करती थी, फिर शन्नो की अम्मी की फिर बीमारी के बाद शन्नो ही अब सफाई वगैरह करती थी। सारा और अमीना बेगम ने कभी शन्नो को काम वाली नहीं समझा था और इसका ख्याल भी करती थी। ज़रिश, आयशा और ज़ोया के साथ मिलकर वो भी मस्ती किया करती थी। उन्होंने भी कभी शन्नो को कुछ नहीं कहा था, बल्कि खुद इसे अपनी शरारतों में शामिल किया करती थी। आज बहुत मज़ा आया, ज़ोया ने कहा। वो तीनों कमरे में बैठी आज की लड़ाई को डिस्कस कर रही थी और साथ-साथ हँस भी रही थी। अभी कुछ देर पहले वाली डाँट का असर ही कहाँ हुआ था, जो मीना बेगम से इन्हें सुनने को मिली थी। सैयद कमाल शाह ने सईद ज़ैदी से शादी की बात की थी कि अब शादी हो जानी चाहिए। मुस्तफ़ा ज़रिश की साहब, यार मैं चाहता हूँ कि अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। बाकी अगर ज़रिश पढ़ना चाहे कि शादी के बाद पढ़ सकती है। तुम्हें अगर कोई इतराज़ है तो बता दो, नहीं तो मुझे क्या एतराज़ होना है। मैं सारा से बात करूँ, फिर आपको फ़ाइनल जवाब देता हूँ। तो सैयद कमाल पाशा ने हामी भर ली थी। घर आकर साउद ज़ैदी ने सारा बेगम से बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब ने खुद बात कर ली। अब ज़रिश की शादी हो जानी चाहिए। वैसे भी अब ज़रिश के पेपर हो चुके हैं। जैसे आप ठीक समझे, फिर ऐसा करें कि अच्छी सी चाय बनाकर आप ज़रिश के ही रूम में ले आएँ, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। साउद ज़ैदी ने सारा बेगम से कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और किचन में चले गई, जबकि साउद ज़ैदी उठकर ज़रिश के रूम में चले गए थे। साउद ज़ैदी ज़रिश के कमरे में आए तो ज़रिश बेड पर टेडी टीवी देख रही थी। अपने बाबा को देखकर फ़ौरन से उठ बैठी थी। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? साउद साहब ने ज़रिश के पास बैठते हुए पूछा था। कुछ नहीं बाबा, हम तो बस टीवी देख रहे हैं। वैसे आपको इतने दिन बाद अब हमारी याद आ गई। ज़रिश ने अपने बाप के गले में बाहें डालकर लाड से कहा तो सईद अपनी बेटी के मुँह से शिकवा सुनकर हँस पड़े थे। नहीं, हम अपनी बेटी, प्यारी सी बेटी को कैसे भूल सकते हैं? ऑफ़िस जाने से पहले हम आपके कमरे में ही आते थे, तब आप सोई होती थी। फिर आपकी मम्मा ने कहा तो हमारी बेटी को ना उठाएँ, आराम करने दें। उफ़ पापा, आप हमें उठा सकते हैं। अरे मेरा बच्चा, पिछले कुछ दिन से ऑफ़िस में काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए हम जल्दी चले जाते थे। अब हम अपनी बेटी को पूरा टाइम देंगे। सारा बेगम कमरे में आई तो दोनों बाप बेटी को लाड करते देखकर मुस्कुरा दी। हम अपने बेटे से बात करने आए हैं। साउद ज़ैदी ने प्यार से ज़रिश को देखते हुए कहा, बेटा बात यह है कि आपके अंकल कमाल शाह ने आपकी और से मुस्तफ़ा की शादी की बात की है। मैं और आपकी मम्मा भी चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए और आप अपने घर की हो जाएँ। हम जानते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात से इनकार नहीं करेगा, पर फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी राय लीजिए। ज़रिश मुस्तफ़ा से शादी का सुनकर डर गई थी, पर अपने बाबा को इनकार भी नहीं कर सकती थी। वो ऐसी कश्मकश में थी कि अब क्या करें, और फिर इसने आस्ता से मैं कहा, नहीं बाबा, जैसा आप और मामा को अच्छा लगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। साउद ज़ैदी और सारा ज़रिश के मुँह से इकरार सुनकर खुश हो गए थे। साउद ज़ैदी ने प्यार से ज़रिश के सर पर हाथ फेरा और गले से लगाया। हम जानते थे बेटा हमारी लाडो को कोई इतराज़ नहीं होगा। और ज़रिश सोच रही थी कि अपने बाबा को कैसे इनकार कर सकती है। एक तरफ इसके इनकार से अगर इसके पापा को दुख पहुंचता, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का डर फिर से इसके दिल में जाग जाता। इसने खुदा पर छोड़ दिया था कि अब आगे जो भी होगा अल्लाह पाक इसके हक़ में बेहतर करेगा। साउद ज़ैदी ने कमाल शाह को शादी की हाँ कर दी थी और फिर दोनों तरफ शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। मुस्तफ़ा को जब पता चला कि ज़रिश ने हाँ कर दी है, वो बहुत खुश हुआ था। इसे लगा कि ज़रिश नहीं मानेगी, पर रब का शुक्र था कि वो मान गई थी। इधर दूसरी तरफ ज़ोया आयशा ज़रिश को खूब तंग कर रही थी, जबकि वो उन्हें गुस्से से घूर रही थी। मैं तो सारे कपड़े अपनी पसंद से लूँगी, वो भी रेडीमेड, ज़ोया ने कहा। तो आयशा ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ, और मैं भी, और खूब मज़े करेंगे। उफ़ ज़रिश, हम तो बहुत एंजॉय करेंगे। ज़ोया और आयशा ने एक्साइटेड होकर कहा। ज़रिश चुप करके इनकी बातें सुन रही थी। अरे लड़कियों, तुम लोग भी अपनी पसंद बता दो। सारा बेगम ने उन्हें लाउंज में बैठते देख कर कहा, बड़ी मम्मा, हम तीनों मेहंदी पर एक जैसा ही ड्रेस पहनेंगी। ज़ोया ने सारा बेगम से कहा, पागल लड़की, इसकी शादी है,
तुम्हारी कौन सा शादी है जो इसके साथ का लेना है। अमीना बेगम ने ज़ोया को गुस्से से कहा, क्या मम्मा फिर क्या हुआ, प्लीज़ मान जाए ना, हम एक जैसा ही सूट बनाना है। आयशा ने भी कहा। इससे पहले कि अमीना बेगम कुछ और कहती, सारा बेगम बोल पड़ी थी, छोड़े भाभी, क्यों डांट रही हैं बच्चों को, बनवाने दे, एक ससुरी ही तो मौका होता है शादियों पर बच्चों का एंजॉय करने का। सारा बेगम ने इनकी साइड ली तो ज़ोया और आयशा भागकर सारा बेगम के पास और इनके गले लग गई। बड़ी मामा, यू आर ग्रेट। ज़ोया और आयशा इस तरह करने पर वो मुस्कुरा दी और प्यार से उनके सर पर बोसा दिया। ज़रीश माइयों पर बैठ गई थी। लंबी येलो रंग की शर्ट, चुना हुआ दुपट्टा और ग्रीन रंग का पैंट पजामा लाई थी, जिस पर पट्टा पट्टी का काम हुआ था नाजुक से। इसके सरापे पर वो सूट कर रहा था। ज़ोया और आयशा ने भी मैचिंग के ही ऐसे ड्रेस पहने थे। उनके रंग चेंज थे। ज़ोया की ग्रीन रंग की शर्ट की लंबी शर्ट थी और रेड पजामा था, जबकि आयशा के रेड रंग की लंबी शर्ट और येलो पजामा था। तैयार हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी तीनों। सारा बेगम और अमीना बेगम इनकी नज़रें उतार रही थी। माइयों के फंक्शन गर्मी लॉन में रखा गया था। आयशा ने खूब डांस किया था, मिलकर रात तक फंक्शन चलता रहा और सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया था। माइयों के फंक्शन की तकरीब रात तक चली थी और सब ने ही बहुत एंजॉय किया था। मेहंदी का फंक्शन 2 दिन बाद का था और इन 2 दिनों में सब ने आराम किया था। ज़रीश की मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए सुबह से ही भागदौड़ मची हुई थी। ज़रीश, ज़ोया और आयशा पार्लर से तैयार होकर आई थी और ये फंक्शन कंबाइन था। सैयद कमाल शाह के भी सभी मेहमान थे और साउथ ज़ैदी के भी एक कंबाइंड फंक्शन भी मुस्तफ़ा ने ही सब बड़ों से बात करके रखवाया था। मुस्तफ़ा की खुशी की खातिर सबने मान लिया था। ज़रीश ने डल गोल्डन ओपन शॉर्ट शर्ट जो काम से उजल थी, साथ खुले पजामे वाला खूबसूरत काम वाला ट्राउज़र पहना था और साथ बड़ा सा ऑफ वाइट दुपट्टा था, जिसके चारों तरफ चौड़ी सी कामदार थी। इसके गोल्डन सिल्की बाल को जुड़ा बना किया था, दुपट्टे को सेट किया गया था और बालों में ताज़ा कली और गजरा लगा दिया गया था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अनारकली। हाल में जब ज़ोया और आयशा इसे लेकर स्टेज पर आई तो सब ही इसकी सताइशी निगाहें ज़रीश के ऊपर थी। मुस्तफ़ा ने भी मैचिंग कलर का ही पहना था, डल गोल्डन शलवार कमीज़ में फुल तिले के काम वाला गले में टाई के स्टाइल में दुपट्टा डाले बहुत जच रहा था। पूरे हाल में ही सब लोग इन्हें देखकर रश कर रहे थे। मेहंदी की तकरीब शुरू हो चुकी थी। ज़ोया और आयशा ने खूब डांस किया था। उमर कमाल पाशा, मुस्तफ़ा का छोटा भाई, ज़ोया को ही बार बार देख रहा था, जिसने लाइट ग्रीन कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहना था और शॉर्ट ऑरेंज कलर की कुर्ती, जिसके ऊपर फुल काम था और गुलाबी दुपट्टा एक शोल्डर पर टकाए बहुत प्यारी लग रही थी। ज़रीश मुस्तफ़ा की मेहंदी की रस्में हो गई थी और अब सब ही यंग पार्टी फुल वॉल्यूम में सॉन्ग लगाए डांस कर रही थी। मुस्तफ़ा ने साथ बैठी ज़रीश के हाथ पर अपना हाथ रखा तो ज़रीश काम सी गई थी। ज़रीश ने होंठों को बीच के दांता चेहरे का रुख मुस्तफ़ा की तरफ किया और फ़ौरन से नज़र झुका की इसकी बेबाक निगाहों की तपिश किताब न ला सकी। सब ने मेहंदी के फंक्शन में खूब इंजॉय किया था। आज बारात थी। दुल्हन बनी ज़रीश गजब ढा रही थी। गोल्डन और रेड कलर का लहंगा पहने, जिस पर गोल्डन कलर का ज़रकून का फुल काम किया हुआ था। खूबसूरत मेकअप और ज़रकून से सजी खूबसूरत ज्वेलरी पहने जब हॉल में आई तो सब ही महबूब सा रह गए थे। मुस्तफ़ा भी महबूब सा ज़रीश को देख रहा था। सबकी ही निगाहें ज़रीश पर टिकी थी। मुस्तफ़ा ने सिल्वर और मैरून कलर की शेरवानी पहनी और पहनी अपने चौड़े से शानों पर दंसा अपने चौड़े शानों पर फैलाए किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। सबने दिल से मुस्तफ़ा और ज़रीश को दुआ दी थी। हर आंख में रश्क था। इनको देख कर ही सब सताइशी निगाहों से देख रहे थे। रुखसती के वक्त ज़रीश साउद ज़ैदी और सारा बेगम के गले लगकर खूब रोई थी कि ज़रीश को संभालना मुश्किल हो गया। कमाल पाशा ने रोती हुई ज़रीश के सर पर हाथ रखा और उसे गाड़ी में मुस्तफ़ा के साथ बिठा दिया था। शाहवेला में पहुंचकर इनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया था। रस्मों के बाद ज़रीश को मुस्तफ़ा के कमरे में पहुंचा दिया गया, जबकि रूम के बाहर उमर और उसके कुछ दोस्त कज़न सब मिलकर मुस्तफ़ा को घेर चुके थे। सबने मुस्तफ़ा से 1 लाख लेकर ही इसकी जान छोड़ी थी। वो भी सबसे अपनी जान छूट जाने पर शुक्र अदा करता रूम में आया था। ज़रीश रूम में बैठी पूरे कमरे का जगह ले रही थी। पूरा
کمرے میں گلاب کے پھول ہی پھول تھے، کمرہ بہت خوبصورت سجایا گیا تھا، کمرے کا فرنیچر وائٹ کلر کا تھا، کارپیٹ پر پردے ہر چیز وائٹ کلر کی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، زرش مصطفیٰ کی پسند دیکھ کر دل ہی دل میں داد دے رہی تھی۔ روم کے دوسری طرف رائٹ سائڈ پر ڈریسنگ روم تھا، پہلے زرش کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ چینج کر لے، پھر مصطفیٰ کے ڈر سے بیٹھی رہی، وہ پھر غصے میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹھی رہی۔ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اس لیے سر بھی چکرا رہا تھا۔ اب کیا کروں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دوبارہ کسی نے روم میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب کس کو کہوں میں، یا اللہ کوئی آ جائے پلیز۔ کمرے میں زرش اب اکیلی بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلنے پر گھبرا سی گئی۔ مصطفیٰ روم میں آیا تو جہاں زرش بے فکر ہو کر بیٹھی تھی، مصطفیٰ کو کمرے میں دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ بیڈ کے پاس آ کر زرش کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ زرش اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زرش کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زرش کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکا تھا۔ مصطفیٰ نے زرش کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا تھا۔ آج تمہیں اس روم میں دیکھ کر اپنے پاس میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا تو زرش اندر تک کانپ گئی تھی۔ جب سے تمہاری ان آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے دیکھ کر ڈرتی تھی، میں جانتا ہوں تمہیں اس ڈر کی وجہ، پر میں چاہتا ہوں تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری ساری غلط فہمی دور کر دوں گا۔ مصطفیٰ زرش کو اپنی آنکھوں کے سائے میں لیے کہہ رہا تھا، اس دن تم نے مجھے اس آدمی کو مارتے دیکھا تھا، وہ بھی آفس میں کام کرتا تھا، پر اس نے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور اسے میں نے سزا دی۔ مصطفیٰ نے اس دن کی زرش کی غلط فہمی دور کی اور زرش سوچ رہی تھی کہ اس نے مصطفیٰ کو غلط سمجھا۔ زرش میری جان، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں اور اس دن تمہیں گولی لگی تھی پر میری جان پر نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ کے اس طرح کہنے پر زرش کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ مصطفیٰ کے چپ ہونے پر اسے لگا زرش کچھ کہے گی، پر زرش تو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرش کے ہاتھ چھوڑ کے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر زرش کا روئی جیسا نرم ہاتھ پکڑ کے اس کی انگلی میں پہنا دی، اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ زرش کو لگا وہ مصطفیٰ کا یہ روپ دیکھ کر اپنے ہوش گنوا دے گی کہ اس نے جب اسے دیکھا تھا غصے میں ہی دیکھا تھا۔ چلو اٹھ کر چینج کر لو، مصطفیٰ نے پیار سے زرش کو کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، ابھی وہ اٹھی تھی کہ اس کا اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، اسے لگا وہ گر جائے گی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی۔ باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں عسکر اس کے آدمی فائرنگ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ مصطفیٰ نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا، زرش باہر نہ آ جائے۔ باہر دونوں طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ عسکر صاحب کمال شاہ کے پرانے دشمن تھے۔ عسکر صاحب کمال شاہ کی سیاست کی سیٹ اسے مل جائے کیونکہ وہ خود الیکشن میں ہار گیا تھا اور اب غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کمال شاہ نے پولیس کو کال کر کے بلایا تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، عسکر مارا گیا تھا، اس کے کچھ آدمی بھی زخمی ہوئے تھے، عمر کے بھی گولی لگی تھی جو کہ کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی۔ ادھر روم میں زرش کا سر جو پہلے ہی گھوم رہا تھا، فائرنگ کی آواز سن کے وہ ڈر گئی تھی، اس سے پہلے کہ ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ ہوش و حواس کھو کر وہیں گر گئی تھی۔ کمال پاشا نے مصطفیٰ کو ادھر نیچے دیکھا تو کمال پاشا نے اسے اوپر بھیجا کہ زرش کو دیکھے۔ مصطفیٰ کو زرش کا خیال آتے ہی وہ اوپر والے فلور پر واقع تھا، روم کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب آیا تو مصطفیٰ کو اپنے پیروں نیچے زمین نکلتی محسوس ہوئی، اسے لگا کہ جو ہوائی فائرنگ ہوئی تھی اس میں کوئی گولی ادھر آ کر زرش کو لگی اور جلدی سے زرش کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش تھی۔ مصطفیٰ زرش کو بس بے ہوش دیکھ کر سکون آیا اور اسے جلدی سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ زرش آنکھیں کھولو، مصطفیٰ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ مصطفیٰ نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے چہرے پر شنڈے مارے تو زرش تھوڑا سا کسمسا کر آنکھیں کھولنے لگی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کہاں پر ہے، پھر کچھ حواس بحال ہوئے تو چیخنا شروع کر دیا اس نے۔ مصطفیٰ کو پہلے کچھ سمجھ نہ آیا، پھر جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ کرو، کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے غصے سے کہا۔ زرش چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ باہر فائرنگ، زرش سے بات پوری نہ ہوئی، خوف کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا میری جان، مصطفیٰ نے اسے کانپتے ہوئے دیکھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ زرش کو مصطفیٰ کے سینے سے لگا وہ محفوظ اور اس نے آنکھیں مون لی تھی۔ زرش کی صبح جب آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کے سائر میں تھی، اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا اور سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہا تھا، سفید چہرے پر اس وقت کوئی غصہ نہیں تھا جو زرش کو لگتا تھا کہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ زرش کافی دیر تک اسے ایسے ہی دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو مصطفیٰ بھی اٹھ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ مصطفیٰ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور زرش نے اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا تو زرش سٹپٹا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثابت کی تو زرش جو پہلے گھبرا رہی تھی اس کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے ساکت دیکھ کر کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی اور خود کو مصطفیٰ سے الگ کرنے لگی۔ مصطفیٰ اس کی کیفیت دیکھ کر ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو سویٹ ہارٹ۔
مصطفیٰ سے کہہ کر گال دبا کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ زرش مصطفیٰ کی اس حرکت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ مصطفیٰ بلیک کلر کا 3 پیس ڈنر سوٹ میں بہت ہی جچ رہا تھا اور زرش نے آج وائٹ اور رائل بلو کلر کی میکسی پہنی تھی۔ خوبصورت میک اپ اور جویلری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زرش سعود زیدی اور سارہ بیگم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ زویا عائشہ اور امینہ بیگم ذیشان صاحب سے بھی مل کر بہت خوش تھی۔ زویا عائشہ اس سے چھیڑ خانی کر رہی تھی جبکہ وہ چپ چاپ مجبوراً سن رہی تھی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کچھ کر نہیں سکتی تھی ورنہ ایک ایک ان کو لگا دیتی۔ عمر آج زویا کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد زویا اور مصطفیٰ رسم کے طور پر سعود زیدی اور سارہ بیگم کے ساتھ آئے تھے۔ زرش بہت خوش تھی کہ مصطفیٰ نے کچھ کہا نہیں ورنہ اسے لگا تھا کہ وہ نہیں جائے گا۔ زویا عائشہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زرش آج ان کے ساتھ وقت گزارے گی اور خوب باتیں کرے گی۔ وہ 2-2.5 گھنٹے روک کر مصطفیٰ نے اجازت چاہی۔ سعود زیدی کو اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس نے زرش کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، اس لیے انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ زرش کو تھا کہ وہ خود ہی جا رہا ہے تو ایزی ہو کر آج کی رات رہے گی۔ اچھا انکل اب ہم چلتے ہیں، پھر آ کر رکیں گے آپ کے پاس۔ مصطفیٰ سعود اور سارہ بیگم سے مل کر کھڑا ہو گیا۔ چلو زرش پر کہاں، ہم نے تو آج رات یہیں رکنا تھا نا۔ زرش نے حیران ہو کر سب کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا، مصطفیٰ کو کچھ کام ہے اس لیے جا رہا ہے۔ سارہ بیگم نے زرش سے کہا۔ زرش کچھ اور کہتی سارہ اور سعود زیدی نے اسے تسلی دی اور اطمینان سے مصطفیٰ کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زرش نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مصطفیٰ سے پوچھا تھا پر مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ زرش پریشان ہو رہی تھی کہ کیا بات ہوئی ہے جو اچانک وہاں سے آگے۔ زرش نے 2-4 بار پوچھا، بتا دیتا ہوں، رک جاؤ کچھ دیر، مصطفیٰ نے پریشان بیٹھی زرش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گھر آ کر مصطفیٰ گاڑی سے اتر کر زرش کے پاس آیا تھا۔ چلو اندر۔ مصطفیٰ نے زرش کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اترا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، جب جیب سے رومال نکال کر زرش کی آنکھوں میں باندھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زرش نے آنکھوں پر رومال باندھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، رک جاؤ، 5 منٹ بعد بتا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ زرش دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک ہاتھ سے روم کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر زرش کو کمرے کے درمیان میں کھڑا کر دیا اور خود روم کی لائٹ آن کر دی۔ زرش کے پاس آ کر مصطفیٰ نے آہستہ سے اس کی آنکھوں سے رومال اتارا۔ زرش نے جب آنکھیں کھول دیکھی تو شائستگی پورے کمرے میں اس کی تصویر تھی، بچپن کی، جب وہ اور مصطفیٰ آپس میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے اپنے سے چھوٹی زرش کے شولڈر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک میں جب زرش 1 سال کی تھی اور کیک کاٹ رہی تھی۔ ایسے ہی بہت سی خوبصورت یادیں تھیں۔ پورے کمرے میں گلاب کی کلیاں تھیں، بیڈ پر بہت سے خوبصورت سے بڑا سا دل بنا ہوا تھا، ٹیبل پر گلاب کے پھولوں کے ساتھ کیک بھی رکھا گیا تھا۔ مصطفیٰ زرش کے پاس آ کر اسے اپنے قریب کیا۔ زرش جو کمرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر کھو گئی تھی، مصطفیٰ کو دیکھا۔ تمہارے چہرے کی خوشی دیکھ مجھے اپنی محنت وصول ہو گئی ہے زرش، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں میری جان۔ مصطفیٰ نے اپنی بوجھل آواز سے زرش کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو مصطفیٰ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی اور آپ کو غلط سمجھا۔ میں آپ کی سب باتیں ہاسپٹل میں سن چکی تھی، جب آپ مجھے نیند میں سمجھ کر کہہ رہے تھے میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، I love you مصطفیٰ۔ مصطفیٰ حیرت سے کنگ آج زرش کے منہ سے اقرار سننے لگا تھا، اپنے ہوش گنوا دیے ہوں جیسے۔ مصطفیٰ نے زرش کو الگ کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آج میرے دل کی حسرت پوری ہوگی اور میری جان، میری زرش مجھ سے خود اظہار محبت کر رہی ہے۔ زرش شرم سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تو مجھے لگا میری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی اور میں ایسے ہی مر جاؤں گا، مصطفیٰ نے جذبات سے بھرپور بوجھل آواز میں کہا تو زرش نے تڑپ کر مصطفیٰ کی اس بات پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ مصطفیٰ کے منہ پر رکھا تھا۔ پلیز آئندہ ایسے مت کہنا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، زرش نے نم آنکھوں سے کہا تو زرش کی اس بات پر مصطفیٰ کا دل جھوم اٹھا تھا۔ کب سے اس دن کا اس کو انتظار تھا کہ کب زرش اسے اپنے پیار کا اقرار کرے گی اور آج زرش کے اقرار پر مصطفیٰ کو لگا تھا وہ ہوا میں اڑ آئے اور آج وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مصطفیٰ نے زرش کو پیچھ کر زور سے گلے لگایا اور زرش نے بھی اطمینان سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بھائی جان بھی ان کے ملن پر خوش تھا کہ اب زندگی سے بھرپور خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ آج برسوں بعد مصطفیٰ کی مراد بر آئی تھی، آج ان کی زندگی اس کی باہوں میں سانسیں لے رہی تھی۔ ناول کا نام ہے تیری چاہت میں اور اس کی رائٹر ہے مہا عابد۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا، یہ ایک چھوٹا سا ناول ہے، شارٹ سا ہے، جو ریڈر جو ہیں وہ شارٹ ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ایک پیاری سی چھوٹی سی کہانی تھی، امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو پھر سے میں آپ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، یا ایسا کروں گی میں کمیونٹی میں پوسٹ لگا دوں گی، آپ لوگ جس طرح کا بھی ناول پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو وہ ناول فراہم کرنے کی۔ تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا،
اللہ حافظ۔